बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 14 जिसका नाम है महासागरीय जल संचलन अर्थात मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर। तो ये पार्ट 2 है एंड इस वीडियो में आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों तरंगों के बारे में, ये तरंगें क्या होती हैं। ठीक है, महासागरीय फिर तरंगों के बारे में हम देखेंगे। उससे पहले तरंगे क्या है इनको जानिए। तो देखिए तरंगे जो है वो ऊर्जा है। ठीक है, आपको पता है तरंगे, जब आप भूकंपीय तरंगों के बारे में आपने पढ़ा होगा तो तरंगे क्या होती हैं, ये एक तरह की ऊर्जा होती हैं, जल नहीं। उसके बाद तरंगे जो है वो गति करती हैं क्योंकि वायु जल को प्रभावित करती है। अर्थात जो तरंगे हैं वो आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह गति करती रहती है। क्यों करती हैं? समुद्र में जो है वो तरंगे इसलिए गति करती हैं, जल वायु जो वायु है, ठीक है, वो क्या करती है, जल को प्रवाहित करती रहती है, इसीलिए तरंगे भी जल के साथ में आगे बढ़ जाती है। उसके बाद तरंगे जो होती हैं, तरंगों में जल कण छोटे छोटे वृत्तकार रूप में गति करते हैं। अर्थात ये जो तरंगे आप देख रहे हैं इनमें छोटे छोटे जल के जो कण हैं वो क्या होते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे तरंगे उत्पन्न होती है। अर्थात समुद्र में जो वायु है वो जल को ऊर्जा देती है। ठीक है, वो क्या करती है, इसको ऊर्जा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो तरंगे हैं वो उत्पन्न होते हैं। आपने भी देखा होगा जब आप किसी ढोल को पीटते हैं, ठीक है, जब इस पे आप बल लगाते हैं तो क्या होता है कि इससे भी जो धम से एक आवाज निकलती है उससे क्या होता है, मतलब जो ये आवाज निकलती है वो तरंगे ही निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद वायु की वजह से तरंगे महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त हो जाती है। अर्थात ये जो तरंगे हैं, ठीक है, ये कहाँ गति करती है, महासागर में। और ये क्यों गति करती है? क्योंकि वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं, एवं वायु जो है इसकी वजह से तरंगे महासागर में गति करती हैं। तो ये तरंगों की विशेषताओं के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में कि बड़ी तरंगे खुले महासागरों में मिलती हैं। ठीक है, बड़ी तरंगे हैं जो हमें अधिकतर जो है वो ऐसे महासागरों में मिलती है जो बहुत बड़े हों एवं खुले महासागरों। तरंगे जैसे ही आगे की तरफ बढ़ती हैं बड़ी होती जाती है, वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती जाती है। अर्थात एक बार मान लीजिए ये एक 2% तक की, ठीक है, ऐसे नहीं, मान लीजिए ये जो तरंग है वो 2 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, तो ये इसकी रफ्तार हो गई। और वहीं ये जो दूसरी तरंग होगी, जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी, ये वायु से क्या करती है, ऊर्जा लेती है, तो ये तरंग क्या होगी, और बड़ी होती जाएगी और ये अधिक तेजी से फैलती चली जाएगी। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं जाके इस तरंगों के बीच में अवरोध आता है, फिर वो अवरोध जो है वो इन तरंगों को वहीं पर रोक देता है। ठीक है, तो तरंगों के बारे में ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा तरंगों के बारे में ही एक और पॉइंट है यहाँ पर कि तरंगे जो है, ज्यादातर तरंगे वायु के जल के विपरीत दिशा में गतिमान होने से पैदा होती है। अर्थात ज्यादा तरंगे जो है वो, मान लीजिए जो जल है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और जो वायु है वो साउथ की तरफ जा रही है, तो इस स्थिति में जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तब जो तरंगे होती है वो उत्पन्न होते हैं। वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे वायु बढ़ती जाती है तो ये तरंगे जो होती है वो वायु को अवशोषित करती जाती है, इसी वजह से तरंगों का आकार भी बढ़ता चला जाता है। जब तक कि इनके टूटने में सफेद बुलबुले नहीं बन जाते, अर्थात जब ये तरंगे होती हैं जब तक ये खत्म होने की मतलब इनके बीच में कोई अवरोध नहीं आ जाते तब तक ये बढ़ती रहती हैं। तट के पास पहुंचने, टूटने और सफेद बुलबुलों में सर्फ की भांति घुलने में पहले तरंगे 1000 किलोमीटर की यात्रा करती है। मैंने आपको बताया कि कोई तरंग 2 किलोमीटर की रफ्तार से अगर कहीं चल रही है तो अगर वो 10 मिनट भी चलेगी तो सिंपल सी बात है कि वो 20 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे ही जो तरंगे होती है वो लगभग हजारों किलोमीटर, 1000 नहीं, हजारों, सैकड़ों हजार किलोमीटर जब गति कर लेती हैं तब उनके बीच में कोई अवरोध आता है, तब वो तरंगे वहां पर समाप्त हो जाती हैं। तो तरंगों के बारे में ये सारी विशेषताएं हैं। आई होप आपको बच्चों अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, अगला देखते हैं जो तरंगे हैं इनकी क्या क्या विशेषता है। तरंगे होती क्या है ये तो हमने समझ लिया, अब इनकी विशेषताएं जरा समझिए। तरंगों की विशेषताएं, सबसे पहले इनकी गति देखते हैं। तो गति के अनुसार जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कैसे, इसे नाट में मापा जाता है। अर्थात देखिए, जब जो जल है उसमें तरंगे उत्पन्न होती है तो जल के माध्यम से तरंगे जब गति करती हैं तब इस गति को क्या कहते हैं, तरंग गति। अर्थात तरंग का
जल के साथ में गति करना तरंग गति कहलाता है, जिसे हम नाट में मापते हैं। तरंगों की ऊंचाई, यह तरंग के गति एवं शिखर की ऊर्ध्वाधर दूरी है। अर्थात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ तरंगे हैं जो है वो यहाँ पे दिख रही है आपको, मतलब जो जल की धारा यहाँ पे दिख रही है वो थोड़ी सी ऊपर यहाँ पर है, थोड़ी सी ऊपर फिर ये है और थोड़ी सी ऊपर यहाँ पर है। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, ठीक है, इसे ऊर्ध्वाधर डिफरेंस या फिर दूरी कह लीजिए, इसी को तरंग का गति एवं शिखर कहा जाता है। उसके बाद शिखर एवं गति, एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गति, ठीक है। मान लीजिए ये जो है और एक ये वाला एरिया जो है, इसकी धारा आप देख रहे हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे धारा को आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो एक धारा ये है और एक धारा मान लीजिए ये है, तो इसके बीच में ये जो ऊंचाई का डिफरेंस आ रहा है इसी को कहते हैं शिखर, ठीक है, इसी को कहते हैं शिखर और इसको कहते हैं गत, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। उसके बाद आता है तरंगों के आयाम। तरंग के आयाम क्या है, इनको देखिए। आयाम यह तरंग की ऊंचाई का आधा भाग होता है, अर्थात इस एरिया से इस एरिया के बीच में ये जो आधा भाग है इसको कहते हैं आयाम, ठीक है। आधे भाग को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। उसके बाद तरंग काल। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल है। अर्थात देखिए, तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखर, अर्थात मान लीजिए ये कोई एक पर्टिकुलर बिंदु है, ठीक है, और इसके ऊपर से यहां से जो है वो दो तरंग गति गुजरी है, ठीक है। ये दो तरंग गति जो है वो क्या हुई है, यहां से गुजरी है। तो इनके बीच का जो समय है, ठीक है, इनके बीच का जो समय है उसको क्या कहते हैं, तरंग काल। अर्थात जब दो तरंगे आपस में गति करती हैं शिखर के तौर पर, तब उन तरंगों के बीच का जो काल है, जो समय अंतराल है आने का, जाने का, खत्म होने का, उसे तरंग काल कहते हैं। फिर आता है तरंग दैर्ध्य। यह लगातार दो शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। अर्थात तरंग दैर्ध्य जो है ये दो शिखरों एवं गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है, ठीक है। तो तरंगों की ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि आई होप आपको बच्चों अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण टॉपिक को, महासागरीय धाराएं, ठीक है। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण सबसे पहले गहराई के आधार पे, ठीक है। गहराई के आधार पे महासागरीय धारा को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी धारा और एक गहरी धारा। तो ऊपरी धारा जो है वो महासागरीय जल के 10% भाग सतह जल धारा के रूप में होते हैं एवं महासागर में 40 मीटर की गहराई तक ही उपस्थित होते हैं। अर्थात ये जो ऊपरी धारा होती है महासागरीय धाराओं की, ये कितनी होती है, ये जल का 10% भाग सतह जल धारा के रूप में होते हैं। अर्थात ऊपरी धारा जो है वो 10% जो भाग है वो ऊपरी धारा में इसका होता है और इसकी जो गहराई है वो 400 मीटर होती है, ठीक है। इस एरिया से अंदर की तरफ जब आप चलते जाएंगे, ठीक है, तो 400 मीटर तक होती है। वहीं गहरी धारा की अगर हम बात करें तो जो गहरी धारा है उसमें क्या होता है कि 90% जो भाग है, कितना, 90% जो भाग है ये जो गहरी जलधारा है इसके रूप में होते हैं। ये जलधाराएं महासागरों के घनत्व व गुरुत्व में भिन्नता के कारण बहती है। अर्थात ये जो धाराएं हैं, जब महासागरों का घनत्व एवं गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसकी वजह से ये धाराएं जो है वो उत्पन्न होती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं। तो महासागरीय धाराओं को जो गहराई के आधार पर वर्गीकरण किया गया वो दो आधार पर किया गया है। कौन कौन से हैं, ऊपरी धारा एवं गहरी धारा। उसके बाद महासागरीय धाराएं जो है उनका वर्गीकरण तापमान के आधार पे। तो तापमान के आधार पे भी दो धारा में बांटा गया है, एक गर्म धारा है और एक जो ठंडी धारा है। तो सबसे पहले गर्म धाराएं देखते हैं। जो धाराएं गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्र की ओर चलती हैं, अर्थात एक तरफ ये है हीट वाला एरिया और एक तरफ है ये कोल्ड वाला एरिया, ठीक है। तो ये जो गर्म धाराएं हैं ये क्या होती हैं, गर्म क्षेत्र, अर्थात इस एरिया से हीट वाले क्षेत्र से कोल्ड की तरफ चलती हैं, ये धाराएं गर्म धाराएं होती हैं। गर्म जल को ठंडे क्षेत्र में पहुंचाती है। अर्थात ये जो धाराएं होती हैं इस हीट वाटर को कोल्ड वाटर के एरिया में पहुंचाती हैं। ये प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। अर्थात जो महाद्वीप होते हैं उनके ईस्ट, अर्थात जो पूर्वी तट होते हैं उन पर बहती है। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान को अधिक कर देता है। अर्थात जब यहाँ से इस हीट वाले एरिया से, ठीक है, ये यहाँ तक जाता है, ठीक है, तो इसके बीच में जो जल आता है ये उसके तापमान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, अर्थात
गर्म कर देता है। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान भी बढ़ा देती है। जब आपको बताया धाराएं गर्म होंगी तो सिंपल सी बात है उस एरिया का जो तापमान है जहाँ की ये धारा गर्म हुई है वहां का तापमान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ये गल्फ नहीं गल्फ है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। तो महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण में सबसे पहले हमने क्या देखा, जो गर्म धाराएं हैं उनकी विशेषताओं के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं जो दूसरी जल धाराएं हैं। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। ये तो होगी गर्म धाराएं। अब है आपकी ठंडी धाराएं। तो ठंडी धाराओं की अगर हम बात करें तो इनकी विशेषताएं भी कुछ इसी तरह से हैं। सबसे पहले तो एक डायग्राम ले लेते हैं। ये है कोल्ड वाटर और एक ये है हीट वाटर। तो यहाँ पे क्या है कि जो धाराएं ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर, देखिए धाराएं जो है वो हमेशा विपरीत दिशा में चलती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर था, अर्थात ये जो कोल्ड वाटर है इससे हीट वाटर की तरफ चलती हैं। ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, अर्थात ये जो धाराएं हैं ठंडी धाराएं ये ध्रुवों से कहां चलती हैं, भूमध्य रेखा की ओर। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले तापमान को बढ़ा देता है। हमने देखा था गर्म धारा में क्या होता है कि तापमान बढ़ा देता है रास्ते वाले जल को। ठीक है, और ये जो ठंडी धाराएं ये क्या करती हैं, जो इनके बीच में जो तापमान होता है उसको क्या करती हैं, कम कर देती हैं। ठीक है, अतः ये धारा जिन क्षेत्रों में चलती है उनका तापमान भी क्या कर देती है, माइनस कर देती है, अर्थात उस तापमान को घटा देती है। लेब्राडोर सब इसका जो है वो सबसे अच्छा धारा है, अच्छा उदाहरण है। कौन सा, लेब्राडोर जो धारा है ये ठंडी धाराओं के लिए सबसे उपयुक्त एवं सबसे सही उदाहरण है। तो एक बार देखते हैं, अभी हमने क्या देखा, महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण। सबसे पहले गहराई के आधार पे ऊपरी धारा और गहरी धारा, तापमान के आधार पे गर्म धाराएं और उसके बाद ठंडी धारा। देन अब जो सबसे लास्ट हमारा टॉपिक है उसको हम देखते हैं, महासागरीय धाराएं जो है इनके प्रभाव, महासागरीय धाराओं के प्रभाव। तो देखिए इसको समझते हैं। ये धाराएं जो होती है वो अपने आसपास के स्थल क्षेत्रों के तापमान और तापांतर को प्रभावित करते हैं। अभी हमने देखा था कि देखिए एक तरफ क्या है, एक तरफ ये कोल्ड है, एक तरफ ये हीट है। जब कोल्ड जो एयर होती है वो हीट की तरफ चलती है तो आसपास के एरिया का तापमान जो क्या करती है, कम कर देती है। देन जो हीट जो एयर है वो जब कोल्ड की तरफ करती है, बहती है, तब क्या होता है, तापमान जो है वो अधिक हो जाता है, अर्थात आसपास के एरिया को ये गर्म कर देते हैं। तो ये जो है वो अपने आसपास के स्थल क्षेत्रों के तापांतर को प्रभावित करते हैं। ठंडी धाराएं स्थल क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती हैं तथा गर्म धाराएं स्थल क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती हैं। उसके बाद उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं तथा मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं। इसलिए दोनों जगह जलवायु अलग अलग पाई जाती है। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है कि जहां पर जलधाराएं जैसी बह रही हैं, अर्थात देखिए उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, साथ ही महाद्वीपों के पश्चिमी तट, यहाँ पर क्या होता है कि ठंडी जलधाराएं बहती हैं। तो ठंडी जलधाराओं की वजह से यहाँ पे जो जलवायु है वो हमेशा ठंडी अर्थात शीत ऋतु के टाइप में रहती है, शीत जलवायु रहती है। वहीं जो मध्य व उच्च अक्षांश है एवं इसके जो पश्चिमी तट है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट है, यहाँ पर क्या होता है कि जो गर्म है वो जलधारा यहाँ पे बहती है। इसी की वजह से यहाँ का जो तापमान है वो अधिक होता है। उसके बाद अन्य जलवायविक परिवर्तन भी हो सकते हैं, जैसे कि कोहरे की उत्पत्ति, आर्द्रता में वृद्धि और मृदुलता। अर्थात जो ठंडी एरिया है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि कोहरे में उत्पत्ति होती है, ठीक है, और आर्द्रता एवं जो वृद्धि है इसमें आर्द्रता में वृद्धि होती है। ठंडी और गर्म धाराओं के मिलने के स्थान पर प्लैंकटन की बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मछलियां बहुतायत में पाई जाती हैं। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र भी इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अर्थात कुछ स्थान ऐसे होते हैं, ठीक है, देखिए कुछ स्थान क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो इन कोल्ड वाटर एंड ये जो हीट वाटर है इसके एरिया के बीच में होता है। ठीक है, कुछ स्थान क्या होते हैं, ये जो कोल्ड वाटर है और ये जो हीट वाटर है इसके एरिया के बीच में जहां पे ये मिलते हैं आपस में, तो वहां पर क्या होता है, प्लैंकटन की बढ़ोतरी होती है। अब इसका अर्थ आपकी किताब में तो बताया नहीं गया है, ठीक है, तो ये प्लैंकटन है, इसकी वृद्धि होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि मछलियों का जो एक तरह से कह सकते हैं प्रजनन कह लीजिए या फिर मछलियों की जो संख्या है वो यहाँ पर अधिक बढ़ जाती है। और जो प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है वो भी जहां पर ये गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहीं पर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से महासागरीय जो जल धाराएं हैं उनके प्रभावों को आपने समझा। तो एक बार हम बच्चों दोबारा से देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा था बच्चों की तरंगें जो हैं
ये क्या होती हैं, इसके अर्थ के बारे में, कैसे ये उत्पन्न होते हैं। फिर हमने देखा कि तरंगों की जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में। फिर हमने देखा कि महासागरीय जो धाराएं हैं इनको दो भागों में बांटा गया, एक है गहराई के आधार पे ऊपरी धारा और गहरी जल धारा है, और एक है तापमान के आधार पे। तो तापमान के आधार पे गर्म जल धाराएं हैं और ठंडी जल धाराएं। फिर लास्ट टॉपिक हमने देखा महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, ठीक है, और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।